एक और ऑडियो लीक सामने आई है। पाकिस्तान में ऑडियो लीक्स का ये सिलसिला जारी है। अब रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ये मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद ने सवाल किया कि डोगर साहब आपका क्या हाल है, क्या आप ठीक हैं? जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया, जी मैडम अल्लाह का शुक्र है। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद बात करती सुनाई दी कि कोई अच्छी खबर सुना दें, क्या ऑर्डर्स हो गए हैं? जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने मुबैना तौर पर यह जवाब दिया कि अभी तक ऑर्डर नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि यास्मीन राशिद का मुबैना ऑडियो में कहना था कि उनका क्या इरादा है, वैसे ही पूछ रही हूं। जिस पर गुलाम महमूद डोगर ने जवाब दिया कि नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं और होने हैं, वो जैसे ही हो जाएंगे हमें ऑर्डर्स मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हैं। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद को कहते सुना गया है कि अच्छा खान साहब काफ़ी कंसर्न थे। मुबैना ऑडियो आपको सुनवाते हैं। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे कुछ नहीं है। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना, वो साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा मैंने कहा तो मैंने कहा मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, ऑडियो हमने आपको सुनवाई है। मुबैना ऑडियो रहनुमा PTI यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ये मुबैना ऑडियो है जो अब से कुछ देर कबल हमने नशर की है। अपने नाजरीन को बता दें कि डोगर साहब आपका क्या हाल है, ठीक है? यास्मीन राशिद ने इस मुबैना ऑडियो में सबसे पहले हाल अहवाल पूछा और उसके बाद काम की बात की है। जवाब मिला, जी मैडम अल्लाह का शुक्र है। कुछ इस तरह की बात, कुछ इस तरह की गुफ्तगू सुनाई दे रही है कि ऑर्डर्स का क्या हुआ है, आपको मिल गए? उन्होंने कहा नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो जैसे ही होंगे ऑर्डर्स हमें मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हैं, काम हो जाएगा। जिस पर रहनुमा PTI यास्मीन राशिद की जानिब से अच्छा का जवाब दिया गया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि खान साहब को काफ़ी तशवीश है, वो काफ़ी कंसर्न थे, इसलिए मैं आपसे इस हवाले से बात कर रही हूँ। और इस गुफ्तगू के दौरान यास्मीन राशिद की जानिब से बार बार ऑर्डर्स के हवाले पूछा गया और ये भी कहा गया कि क्या आज ऑर्डर्स मिल जाएंगे या आज की रात हमारी सुकून से गुजर जाएगी, यानी अगर ऑर्डर आ जाएंगे तो गुलाम महमूद डोगर की जानिब से जवाब दिया गया कि आप बेफिक्र हो जाएं, हमारे बंदे वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे ही ऑर्डर्स हो जाएंगे वो मिल जाएंगे, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुबैना ऑडियो जो कि यास्मीन राशिद और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के दरमियान मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो सामने आई है और इसमें ऑर्डर्स के हवाले से बार बार पूछ रही हैं यास्मीन राशिद के क्या कोर्ट से ऑर्डर हो गए हैं, जिस पर गुलाम महमूद डोगर उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डर हो जाएंगे मिल जाएंगे, हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और परवेज इलाही की ऑडियो लीक संगीन है, मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह मुतालबा कर दिया है। कहा गैंग ऑफ 5 मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है, इन्हीं किरदारों की वजह से पाकिस्तान संभलने का नाम नहीं ले रहा। परवेज इलाही साहब ऑडियो लीक सुन के आई हैं, ये तो बहुत संगीन है। इससे ज्यादा संगीन बातें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में और क्या हो सकती है। इसका हर तरीके से भरपूर नोटिस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका केस नहीं भेजना तो फिर क्या करना है? अगर उनका नाम नहीं भेजना तो मेरा नाम भेज दें, ये भी मेरे से बात हो। इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पे पहुंचा है। इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है, संभलने का नाम नहीं लेता। आपने जाली केसेस मेरे ऊपर डाले। गैंग ऑफ 5 ने पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। ये गैंग ऑफ 5 एहतसाब ना किया उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही में भरपूर किरदार अदा किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसे किरदारों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। 5 किरदार जो है जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है, उनको भी माफी नहीं मिली। 5 लोग भी जो बेंच पे मौजूद थे जिन्होंने पनामा की बजाय अकामत पे सजा दी, इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हालात इतने मखदूश हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। इसी का तसलसल है जो इमरान खान के जमाने से हालात चल रहे हैं।
तो मुल्क में इंतखाबात की तारीखों का तयन का मामला, सदर मुमलिकत की जानिब से पीर को सुबह 11 बजे ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मुल्क में इंतखाबात की तारीखों का तयन नहीं हो सका है। सदर मुमलिकत ने आज रात कराची से वापस इस्लामाबाद जाने का फैसला कर लिया है। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीखों के बारे में मुशावरत शुरू करेंगे, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। टिक्का खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का बताएगा मजीद क्या डिटेल्स इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, इस वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में मौजूद हैं और उन्होंने कराची का दौरा मुख्तसर करके आज रात ही इस्लामाबाद पहुंचने का फैसला किया है और इस हवाले से उन्होंने कल से ही मुशावरत करने का सिलसिला शुरू किया है, करने का फैसला किया है। खासतौर पे इलेक्शन की जो तारीख है उसके तयन के लिए सदर मुमलिकत कल से बाकायदा मुशावरत शुरू कर रहे हैं और 20 फरवरी पीर को सुबह 11 बजे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक हंगामी इजलास भी बुलाया है जिसमें आईनी और कानूनी मामला का जायजा लिया जाएगा, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इसी इजलास में सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खास तौर पे खत लिखकर मदऊ किया है और उन्हें बाकायदा तौर पे गुज़श्ता जो उनका पहला खत था उसका रेफरेंस भी दिया है और उसमें उन्होंने उससे मुशावरत मांगी और यकीनन सदर मुमलिकत की दावत पर अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से तो सामने नहीं आया उनका मौक़िफ़, ताहम सदर ने उनको मदऊ किया है इस इजलास में। और ठीक है, इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। अपडेट कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के ज़िमनी इंतखाबात में दस्तबरदारी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एमक्यूएम से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि एमक्यूएम इंतखाबात से दस्तबरदारी का जल्द ऐलान कर देगी। बल्दियाती इंतखाबात के बाइकॉट के बाद एमक्यूएम ने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा न लेने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन, एमक्यूएम से इंतखाबात में हिस्सा न लेने की दरख्वास्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा, कराची और लाहौर के जमीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि एमक्यूएम इंतखाबात से दस्तबरदारी का जल्द ऐलान कर देगी। खालिद मकबूल भाई ने कहा है कि वो जब तक उनका डिलिमिटेशन का इशू कराची में हल नहीं होता, वो इस बाई इलेक्शन में जो होने जा रहा है, जहां उन्होंने कागजात नामजदगी सबने जमा कराए थे, उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो शायद आज वो राब्ता कमेटी से बाज़ाब्ता इसका ऐलान भी कर देंगे। ज़िमनी इंतखाबात के हतमी फैसले के लिए एमक्यूएम जल्द राब्ता कमेटी का इजलास तलब करेगी, जिसके बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ साद साबरी, समा, कराची। एक और अहम मामला, सुप्रीम कोर्ट से सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की बहाली का यह मामला है। इलेक्शन कमीशन ने अहम मुशावरती इजलास मंगल को 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन में तलब कर लिया है। इसी हवाले से बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, तफसीलात दीजिएगा। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये इजलास तलब किया है और वो इसकी सदारत करेंगे, जिसमें गुलाम मोहम्मद डोगर की ओहदे पर बहाली के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये भी देखेगा कि क्या उनके होते हुए लाहौर में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं, और सियासी जमातों को जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके ऊपर, उनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जायजा लेगा। और इस हवाले से आइंदा समाज जो पुलिस और तबादला के सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को मुकर्रर है, मंगल को अपना फैसला करके उस हवाले से तफसीली जवाब जो तहरीरी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब बात करते हैं कराची में पुलिस ऑफिस पर हमले की। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस कमांडोज ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। केपीओ में घुसने वाले तीनों दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। हमले में 2 पुलिस और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों समेत 19 अफराद जख्मी हुए। आपको बता दें कि केपीओ इमारत को ऑपरेशन के बाद क्लियर करार दे दिया गया है। अंदर फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमन दुश्मनों का शहर कायद पर वार, दहशतगर्दों का कराची पुलिस ऑफिस पर हमला। करीबन शाम 7 बजे के वक्त शारे फैसल पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। दहशतगर्द कराची पुलिस ऑफिस में पीछे के रास्ते से दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते पहुंचे।
मुकाबला हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ, वक्फे वक्फे से इलाका गोलियों से गूंजता रहा। धमाके भी सुने गए। केपी ऑफिस की इमारत के चौथे फ्लोर पर भी बड़ा धमाका हुआ। अल्लाह अकबर, हटिया, सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान मुकाबला तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। तमाम दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने के बाद इमारत को क्लियर करार दे दिया गया। फायरिंग के तबादले में जख्मी होने वाले एहलकारों और स्टाफ को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, जबकि मारे जाने वाले 2 हमलावरों की खुदकुश जैकेट्स को नाकारा बना दिया गया। हर खुदकुश जैकेट में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। क्राइम सीन यूनिट ने दहशतगर्दों की गाड़ी से 2 मैगजीन भी बरामद कर लिए। मारे जाने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली गई। तफसीलात ज़ीशान मुगल की रिपोर्ट में देखिए। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक एक खुदकुश हमलावर ने खुद को चौथी मंजिल पर धमाके से उड़ाया। अल्लाह अकबर, हटिया, सारे पीछे आ जाओ, ब्लास्ट हो गया, पीछे आ जाओ, और भी हो सकता है। जबकि मारे जाने वाले 2 हमलावरों की जैकेट्स को नकारा बना दिया गया। हर खुदकुश जैकेट में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद मौजूद था। धमाके से दीवारों में दरारें पड़ गईं और शीशे टूट गए। DIG SSU मकसूद मेमन कहते हैं, बर वक्त कार्रवाई से बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी SSU की स्वाट टीम मूव की, उन्होंने उनको आके रोका और ज़्यादा नुकसान से बचाया। 3 तादाद थी और तीनों बड़ी तैयारी के साथ आए थे। पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज की टीम हमारे साथ थी। तमाम ने मिलकर टीम एफर्ट के साथ इसको क्लियर किया है। मारे गए तीनों हमलावरों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गयी। 2 की शनाख्त कर ली गई। किफायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत, जबकि जिल अल नूर का ताल्लुक शुमाली वजीरिस्तान से था। जबकि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है। दूसरी जानिब क्राइम सीन यूनिट ने दहशतगर्दों की गाड़ी से 2 मैगजीन तहवील में ले लिए। गाड़ी से एक और नंबर प्लेट मिली है जो किसी दूसरी गाड़ी की थी। दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए उसके चोरी और छीने जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। और कराची पुलिस ऑफिस पर हमला, दहशतगर्द कैसे अंदर चले गए? शहर की अहम तरीन मकाम पर इतनी बड़ी दहशतगर्दी की वारदात कैसे हो गई? कराची पुलिस के बेहतरीन सिक्योरिटी के दावों का पोल खुल गया है। इसी हवाले से बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से, जो इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस के बाहर ही मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा, तफ्तीश यकीनी तौर पर हुई होगी, मजीद क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, मैं इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस के बाहर ही मौजूद। रोज़ होने वाला हमला बज़ाहिर तो नाकाम नज़र आता है, लेकिन जो दहशतगर्द थे वो अपने मतलूबा जो मंजिल थी वहाँ तक, चौथे मंजिल तक पहुँच गए थे और उनका टारगेट कराची पुलिस चीफ थे। खुशकिस्मती से कराची पुलिस चीफ ऑफिस में मौजूद नहीं थे, लेकिन जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपने आप को वहाँ पर उड़ाया। ये एक सिक्योरिटी लेफ्ट हमें नज़र आता है, क्योंकि जब कराची पुलिस ऑफिस के अंदर हम जाएँ तो यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी मरकज़ी गेट पर नज़र आती है। मेरे कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे कि सामने की जानिब आप जैसे जो है कराची पुलिस ऑफिस के अंदर जाना चाहते हैं तो सामने आपको पहले एक बैरियर मिलता है। बैरियर पे एक चेक पोस्ट बनी हुई है। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर गाड़ियों को मिरर के ज़रिए चेक किया जाता है, उसके बाद उसके अगले गेट तक जाने की इजाज़त दी जाती है। इससे मुत्तसिल एक और मरकज़ी गेट है जो लोहे का गेट है और वहाँ पर भी पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। उससे गुजरने के बाद तीसरा गेट है जो बिल्डिंग का गेट है, वहाँ पर भी एक पुलिस एहलकार मौजूद होता है। हमें इस मामले में ये नज़र आया कि जो दहशतगर्द थे वो पीछे के रास्ते से आए थे और उन्होंने पीछे की दीवार जो है फैलांगी और उसके बाद अंदर दाखिल हुए। तो ये यहाँ पर चौकियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो रास्ता है वो सदर थाने को भी जाता है। तो ये सिक्योरिटी लेफ्ट नज़र आता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं थे और जो दहशतगर्द थे उन्होंने रैकी की हुई थी और उसी रैकी के ऊपर वो काम करते हुए उन्होंने यहाँ पर जो है हमला किया। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तफसीलात के लिए। तो कराची हमले में शहीद रेंजर्स के सब इंस्पेक्टर तैमूर शहजाद की नमाज जनाजा आबाई इलाके मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अदा की जाएगी। तैमूर की शहादत पर उसके घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरी कौम को फख्र है। मोहसिन अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना दिया है।
मुझे फख्र है अपने बेटे पर, लड़ते हुए जान दिया उसने। मेरे 3 बेटे हैं, मैं उसके पास रहता था। जिस धस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। वो वाकई अपने नाम तैमूर की तरह फौलाद था, बहादुरी से लड़ा, दहशतगर्दों को पीठ नहीं दिखाई, सीने पे गोली खाई। जब से वो ज्वाइन किया तो उनको शौक था शहादत का। रात को 11 बजे तकरीबन जो है ना उनकी विंग से कॉल आई थी कि भाई आपकी शहादत हो गई। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। घर वालों की आंख का तारा तैमूर शहजाद भाइयों में सबसे छोटा था। सुगवारान में बेवा 4 साल का बेटा हारिस और 2 साल का बेटा हारून शामिल हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, सामा, मुल्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। सरकारी जमीनों पर 1500 कनाल के गोल्फ क्लब हैं। 2 गोल्फ क्लब्स फरोख्त करने से 1/4 कर्ज उतर सकता है। सियासतदानों पर फौरी मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन इस्लामाबाद में तेंदुए के मालिक के खिलाफ कानून हरकत में नहीं आया। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है। खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहाँ पे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम 1/4 हिस्सा जो है ना आपका कर्जा जो है उठ सकता है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का। और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियाँ जो है, गरीबों की बस्तियाँ जो है, उन पे बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बनाए। मेरी इस ट्वीट के जवाब में आए लोगों के कि आप GOR देख लें, सबसे ज्यादा कीमती जमीन है वो। 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूँ। और जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल से हम इस्तिफादा हासिल करने के इनकारी हैं। हमारे खिलाफ तो FIR दर्ज करते हुए जो है 1 सेकंड लगता है। एक बंदे का शौक है चीता पालने का, तो कम से कम उसके खिलाफ FIR तो दर्ज होनी चाहिए जब चीता जो है फिरता। लेकिन हमारा कानून हरकत में नहीं आया। और रस्सी जल गई मगर बल ना गया। जमानत पर रहा शेख रशीद। अदालत पेशी के बाद हुकूमत पर फिर बरस पड़े। बोले 88 वजीरों के होते हुए अखराजात पर काबू पाना कैसे मुमकिन है। सूबों और मरकज में इलेक्शन एक साथ होने की पेशगोई भी कर दी। अदालत ने शेख रशीद पर फर्द जुर्म के लिए 2 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे के सरबराह को टेक्स्ट किया कि इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। इंसाफ मर जाए तो मुल्क मर जाते हैं। मुझसे पासवर्ड मांग रहे थे, मैंने पासवर्ड भी दे दिया। उसमें क्या था, चंद तस्वीरें बुता और चंद हसीनों के खतूत। 90% साफी थे, 10% जो है वो अहम सरकारी अहलकारों के नंबर थे। नलायक इतने हैं कि जो टर्की ने सामान सैलाब का सिंध में भेजा था, आसफ जरदारी और बिलावल ने वो भिजवा दिया टर्की में वापस ज़लज़ला ज़दगान के लिए। 88 वजीर हैं, कह रहे हैं हम खर्चा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये गाड़ी तुम्हारे बाप के पेट्रोल से चलेगी? कोई नया ईंधन आपने निकाला है? प्राइवेट माफिया के जहाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आम जहाज में जाएंगे तो पीछे से आवाज लगेगी, चोर हुए चोर। जा ही नहीं सकते। जिस तेजी से ये मेरे चालान काट रहे हैं, नजर आता है कि मुझे ससुराल जाना पड़ेगा। आधा सामान इसलिए मैं छोड़ आया हूँ। ये कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, जिमनी इलेक्शन। लोगों, ये इलेक्शन से भाग चुके हैं। इन्होंने असल लोगों के साथ बैठ के तय किया है कि ये सूबे और मरकज के इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। पाकिस्तान को खुदा के बाद सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से 120% मुझे उम्मीद है इलेक्शन करवाएगी और नैब के कानून को बहाल करेगी। और अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जहां इमरान खान से साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या बातें सामने आ सकी हैं, बात करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, ये मुलाकात इस वक्त जारी है और इसके अंदर मजमूई सियासी सूरत हाल, जेल भरो तहरीक के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जबकि चौधरी परवेज इलाही की काफ लीग के अंदर शमूलियत के हवाले से भी जो है वो मुशावरत
जारी है। इस वक्त अभी ये मुलाकात जारी है और इस मुलाकात के अंदर अब से थोड़ी देर बाद जो है वो शेख रशीद अहमद भी शरीक हो जाएंगे, क्योंकि वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले परवेज इलाही और इमरान खान की मुलाकात जो है वो अभी तक जारी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर के ऊपर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।